हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इससे पहले भी मैं कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेकर आ चुका हूं, ठीक है, जिनके सॉल्यूशंस भी कराए हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलती है तो आप लोगों को जो है कमेंट कर देना है। आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट में ही हम रिप्लाई में उसकी लिंक जो है प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को जो है कमेंट करना है। कमेंट करेंगे तभी हम इसकी जो है लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में और इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर देंगे, तभी आप लोगों को ये पीडीएफ मिलेगी। और ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसका जो है पेपर कोड है 16147, ठीक है, एजी 147। तो ये जो है बीएससी एजी ऑनर्स का है, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर का है, एग्जामिनेशन 2023 का है। और सब्जेक्ट है जिसका पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट का है, जिसमें 3 घंटे का टाइम दिया गया है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 दिए गए हैं और बताया गया है। ठीक है, ये आपका जो है जैसा पेपर होता है वही पेपर है, ठीक है, पेपर है। और इस वीडियो में आप लोगों को उसका जो है सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि निर्देश सभी खंडों के उत्तर दीजिए और सेक्शन ए शुरू हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और जिसमें बताया गया है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और 10 प्रत्येक प्रश्न जो है 10 अंक का है, जिसमें अधिकतम शब्द सीमा जो है 350 शब्द हैं। ठीक है, 350 शब्दों में आपको लिखना है। फिर उसके बाद जो है आप लोगों के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है सभी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद चलता है, ठीक है, सेक्शन बी आ जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न सभी के सभी दिए गए हैं। ठीक है, चाहे तो आप पहले से ही आप चाहे तो अभी क्वेश्चंस लिख सकते हैं, चाहे तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन सी। फिर सेक्शन सी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप लोगों को, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उसके बाद शुरू हो जाता है आंसर। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर्स हैं और क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि धान के प्रमुख नाशक कीटों की एक सूची बनाइए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सूची बनानी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें देखो सूची बनाई गई है, बताया गया है कि धान के प्रमुख नाशक कीट। तो क्या था इसमें, प्रमुख नाशक कीटों की सूची बनाई गई है। तो कितने हैं इसमें, 5 बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं, तना छेदक, एलोस स्टेम वोरर, गंधी वग, राइस गेंडी वग, और पत्ती लपेटक, लीफ फोल्डर, भूरा पादक पादप, और फुदका, ब्राउन प्लांट होपर, गाल मिज, ठीक है, जेल मिज। ठीक है, ऐसा हो जाता है कि हिंदी में हम कुछ और पढ़ते हैं और इंग्लिश में कुछ और पढ़ते हैं। ठीक है, शब्दों में हो जाता है इधर उधर। फिर उसके बाद इसमें फिर बताया गया है कि धान के किसी एक प्रमुख नाशक कीट का निम्न शीर्षकों के विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, धान के किसी एक प्रमुख नाशक कीट का, ठीक है, इनमें से जो है किसी एक प्रमुख नाशक कीट का जो है विस्तृत शीर्षकों में, निम्न शीर्षकों में जो शीर्षक दिए गए हैं 4, वर्गीकरण, क्षति प्रकृति और जीवन चक्र और प्रबंधन। ठीक है, इनमें जो है निम्न शीर्षकों पर जो है विस्तृत वर्णन करना है। तो कैसे किया गया है विस्तृत वर्णन, गंधी वग, ठीक है, गंधी वग पर किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि गंधी वग धान का एक अत्यंत हानिकारक कीट है जो दानों के विकास के समय दुग्धावस्था आक्रमण करते हैं। ठीक है, दुग्धावस्था में आक्रमण करते हैं। इससे एक विशेष प्रकार की अप्रिय गंध आती है। किसी क्या होता है, एक विशेष प्रकार की अप्रिय गंध आती है। और इसके वर्गीकरण में क्या बताया गया है कि संघ, फाइलम, आर्थ्रोपोडा। फिर वर्ग है इसका, क्या है वर्ग, इंसेक्टा वर्ग है। गण कौन सा है, हेमिप्टेरा है। वंश कौन सा है, लेप्टोकोरिशा है। फिर इसके बाद क्षति प्रकार बताया गया है। इसकी क्षति प्रकार में क्या बताया गया है कि इस प्रकार के शिशु नाइम्फस और वयस्क दोनों ही धान की वालियों के नरम दानों से दूध चूस लेते हैं। फिर प्रभावित दाने सफेद, खोखले और वंदरंग, ठीक है, बदरंग, चेफी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बदरंग या
चिफी हो जाते हैं। फिर उसके बाद बताया गया कि दाना चूसने के स्थान पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। फिर भारी संक्रमण होने पर पूरी फसल भूसे जैसी, ठीक है, पूरी फसल कैसी, भूसे जैसी नजर आती है और पैदावार में भी क्या होता है, भारी कमी आती है। फिर उसके बाद जीवन चक्र के बारे में क्या बताया गया है। जीवन चक्र में बताया गया है कि गांधी बग का जीवन चक्र लगभग 25 से 30 दिनों में पूरा होता है। कितने दिनों में, 25 से 30 दिनों में पूरा होता है। ये देखो आपका जो है एक नंबर में भी पूछ सकते हैं कि गांधी बग का जीवन चक्र लगभग कितने दिनों में पूरा होता है, तो कितने दिनों में पूरा होता है, 25 से 30 दिनों में पूरा होता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि अंडा मादा पत्तियों पर कतारों में भूरे रंग के अंडे देती है और शिशु अंडों से निकलने वाले शिशु हरे रंग के होते हैं और दाने का रस चूसना शुरू कर देते हैं। ये 5 बार त्वचा निर्मोचन मोल्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद आता है वयस्क। तो इसमें क्या बताया गया है कि वयस्क कीट लंबा पतला और हल्के भूरे रंग का होता है जिसकी टांगें लंबी होती हैं। फिर प्रबंधन के बारे में बताया गया है। प्रबंधन में क्या बताया गया है कि सांस्कृतिक खेतों के आसपास की घास और खरपतवार को हटा दें क्योंकि कीट यहाँ शरण लेते हैं, फिर उसके बाद बताया गया यांत्रिक के बारे में। प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करके कीटों को आकर्षित कर नष्ट करें। फिर जैविक तरीके से कैसे, खेतों में नीम के तेल 3000 ppm का छिड़काव करें। फिर रासायनिक कैसे, ठीक है, रसायनों से कैसे, तो इसमें बताया गया कि आर्थिक क्षति स्तर 2 से 3 कीट प्रति पौधा होने पर मेलाथियन 5% धूल का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह के समय छिड़काव करें। तो ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन तैयार हो गया है। फिर उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गन्ने के अगोला चोटी वेधक का वैज्ञानिक नाम, गण, कुल, क्षति, प्रकृति, जीवन चक्र एवं प्रबंधन लिखिए। तो इसमें जो है दोस्तों इंग्लिश में हमने नहीं ऐड किया है, ठीक है, इंग्लिश में हमने नहीं ऐड किया है। जो इंग्लिश वाले छात्र चाहते हैं कि इंग्लिश का भी लेकर आएँ तो उसके लिए आपको कमेंट करना है, ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे तभी हम उसके लिए PDF बनाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हम बनाकर क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है कि गन्ने का अगोला चोटी वेधक टॉप बोरर गन्ने की फसल का एक अत्यंत विनाशकारी कीट है। इसका विवरण निम्नलिखित है। कैसे है, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण में क्या बताया गया है, वैज्ञानिक नाम, ठीक है, वैज्ञानिक नाम बताया गया है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, स्कार्पोफोगा फेगा एक्सरपिटेलिस है, क्या है, स्कार्पोफोगा एक्सरपिटेलिस है। फिर इसका गण क्या हो जाएगा, ऑर्डर, तो ऑर्डर इसका बताया गया है लेपिडोप्टेरा, ठीक है, क्या है गण, लेपिडोप्टेरा है। कुल क्या है इसका, फैमिली क्या है, क्राइविडी है, क्या है, क्राइविडी या पायरेलिडी है। फिर उसके बाद आ जाता है क्षति की प्राकृत, नेचर ऑफ डैमेज। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस कीट की सूंडियां नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है, इस कीट की क्या सूंडियां नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसमें क्या बताया गया है पॉइंटों में, शुरुआत से सूंडियां पत्ते की मध्य सिरा मिड रिब में छेद करती हैं जिससे सफेद धारियां बन जाती हैं। बढ़ती हुई सूंडी गन्ने की शीर्ष कलिका ग्रोविंग पॉइंट को खा जाती हैं और जिससे डेड हार्ट बन जाता है। यह हृदय सूख जाता है लेकिन खींचने पर आसानी से बाहर नहीं आता, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है कि मुख्य कलिका के नष्ट होने से गन्ने के ऊपरी गांठों से पार्श्व कलिकाएं निकलने लगती हैं। फिर उसके बाद बताया गया जिससे पौधा ऊपर से झाड़ी जैसा दिखने लगता है, इसे वंच टॉप लक्षण कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे वंच टॉप लक्षण कहते हैं। फिर इसके जीवन चक्र के बारे में क्या बताया गया है, लाइफ साइकिल के बारे में क्या बताया गया है कि इसका जीवन चक्र लगभग 40 से 55 दिनों में पूरा होता है। इसका जीवन चक्र 40 से 55 दिनों में पूरा होता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि अंडा, ठीक है, अंडा में क्या बताया गया है कि मादा पत्तियों की निचली सतह पर समूह में अंडे देती हैं जो रेशमी बालों से ढके होते हैं। फिर सूंडी के बारे में क्या बताया गया है, लार्वा के बारे में, तो इसमें बताया गया है कि यह मुख्य क्षतिकारी अवस्था है। सूंडी मलाईदार सफेद रंग की होती है और गन्ने के भीतर ही विकसित होती है फिर उसके बाद प्यूपा के बारे में क्या बताया गया है कि पूर्ण विकसित सूंडी गन्ने के तने के भीतर ही एक रेशमी कोकून में प्यूपा बनती है, ठीक है, प्यूपा बनती है। फिर उसके बाद वयस्क के बारे में क्या बताया गया है कि वयस्क पतंगे सफेद रंग के होते हैं, ठीक है, वयस्क पतंगे सफेद रंग के होते हैं। फिर मैनेजमेंट के बारे में क्या बताया गया है, प्रबंधन के बारे में। यांत्रिक विधि में क्या बताया गया है कि प्रभावित पौधों डीड हेड्स को जमीन के स्तर से काटकर नष्ट कर दे और कीट के अंडों के समूहों को इकट्ठा कर जला दे। फिर जैविक विधि में क्या बताया गया है, जैविक विधि में बताया गया है कि मित्र कीट ट्राइकोग्रामा, ठीक है, ट्राइकोग्रामा
जोपोनिकम ट्राइकोग्रामा जोपोनिकम के कार्डर्स 50,000 प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। फिर रासायनिक विधि में क्या बताया गया है, रासायनिक विधि से कैसे इसको हटा सकते हैं, तो इसमें बताया गया है कि खड़ी फसल में कार्बोफ्यूरॉन 3G 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें और उसके बाद सिंचाई करें। फिर उसके बाद बताया गया है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, तो इसको जो है 18.5 SC का छिड़काव जुलाई अगस्त के दौरान प्रभावी होता है। ठीक है, जुलाई अगस्त के दौरान इसका जो है प्रभावी होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भंडारण के समय खाद्यान्नों को खराब करने हेतु उत्तरदायी कारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भंडारित खाद्यान्नों के प्रबंधन को विस्तार से लिखिए। तो इसमें बताया गया है कि भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की गुणवत्ता और मात्रा में कमी आना एक गंभीर समस्या है। इसके लिए उत्तरदायी कारकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? पहला तो हो गया है खाद्यान्नों के खराब होने हेतु उत्तरदायी कारक का जैव कारक बायोफैक्टर्स। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भंडारित खाद्यान्नों का प्रबंधन मैनेजमेंट। सुरक्षित भंडारण के लिए वैज्ञानिक विधियों का पालन करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले वाला देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया कि कीट के बारे में क्या बताया गया, घुन वीविल। इसमें बताया गया कि खपरा बीटल और सूंडियां अनाज को अंदर से खोखला कर देती हैं। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया, सूक्ष्म जीव फफूंद और जीवाणु, ये क्या करते हैं, अधिक नमी होने पर अनाज में फफूंद जैसे एस्परजिलस लग जाती है जो विषैले पदार्थ एफ्लैटोक्सिन पैदा करते हैं। क्या करते हैं, एफ्लैटोक्सिन्स पैदा करते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि रोडेंटस चूहे, तो रोडेंटस चूहे क्या करते हैं, चूहे न केवल अनाज खाते हैं बल्कि अपने मलमूत्र और बालों से उसे दूषित भी कर देते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि अजैविक कारक एबायोटिक फैक्टर्स, इनके बारे में क्या बताया गया है कि नमी मॉइस्चर, यदि अनाज में नमी 10 से 12% से अधिक होती है तो कीटों और फफूंद का प्रकोप तेजी से बढ़ता है। तापमान में क्या बताया गया है कि उच्च तापमान 30 डिग्री से 40 डिग्री कीटों की वृद्धि के लिए अनुकूलित होता है। फिर भंडारण पात्र बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि हवादार या नमी को सोखने वाली पुरानी बोरियां या कच्चे गोदाम में अनाज जल्दी खराब होता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है, भंडारित खाद्यान्नों का प्रबंधन मैनेजमेंट। सुरक्षित भंडारण के लिए वैज्ञानिक विधियों का पालन करना अनिवार्य है। तो इसमें क्या बताया गया है, पूर्व भंडारण उपाय, तो इसमें उपायों के बारे में वर्णन किया गया है। सुखाना, तो अनाज को भंडारण करने से पहले अच्छी तरह से धूप में सुखाएं ताकि नमी का स्तर जो है 10% से कम रह जाए। फिर उसके बाद बताया गया सफाई, नए अनाज को रखने से पहले गोदाम की दरारों को भरें और पुराने अवशेषों को पूरी तरह साफ करें। ठीक है, पुराने अवशेषों को जो है पूरी तरह से साफ करें। फिर उसके बाद बताया गया है कि उपचार कैसे करें, बोरियों को कीटनाशक जैसे मैलाथियान के घोल में डुबोकर सुखा लें। फिर खामे क्या बताया, भंडारण के दौरान क्या प्रबंधन करना चाहिए, उन्नत भंडारण संरचनाएं। तो इसमें क्या बताया गया कि घरेलू स्तर पर पूसा, कोठार या धातु के ड्रमों, मेटल विंड्स का प्रयोग करें जो चूहा रोधी और नमी रोधी हों। फिर उसके बाद जैव नियंत्रण में क्या बताया गया है, तो जैव नियंत्रण में बताया गया है कि ग्रामीण स्तर पर नीम की सूखी पत्तियां या नीम के तेल का प्रयोग अनाज में मिलाकर किया जा सकता है। फिर उसके बाद गा में क्या बताया गया, रसायन नियंत्रण, धूमन फमीगेशन। तो इसमें क्या बताया गया कि जब संक्रमण अधिक हो तो हवा बंद कमरों या साइलों में एल्यूमिनियम फास्फाइड सल्फस की गोलियों का उपयोग विशेषज्ञों की देखरेख में करें। यह गैस फास्फीन कीटों की सभी अवस्थाओं को नष्ट कर देती है। फिर उसके बाद आता है निष्कर्ष में क्या बताया गया है कि उचित नमी नियंत्रण और स्वच्छता ही सुरक्षित भंडारण की कुंजी है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित नाशक कीटों का वैज्ञानिक नाम, गण, कुल तथा क्षति प्रकार लिखिए। तो इनके बारे में क्या बताया गया है, पहला पॉइंट आ जाता है आम का फुंगा और नींबू की तितली, और फिर है आम का तना बेधक। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है, निम्नलिखित नाशक कीटों का वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है कि उद्यानिकी फसलों, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को क्षति पहुंचाने वाले इन प्रमुख नाशक कीटों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। कैसे है, आम का फुंगा, मैंगो हॉपर। तो सबसे पहले तो इसके वैज्ञानिक नाम, फिर गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, क्षति प्रकृति। तो इनके बारे में क्या बताया गया है, तो वैज्ञानिक नाम क्या हो गया है, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है इंडियोशेरस एटकिंसोनी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंडियोशेरस एटकिंसोनी हो जाएगा, और गण इसका हेमिप्टेरा हो जाएगा, और कुल इसका जो है
डेलिडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिका डेलिडी हो जाएगा। फिर इसकी छत प्रकृति कैसी है? यह आम का सबसे विनाशकारी कीट है। इससे शिशु और वयस्क कोमल पत्तियां और पुष्पक्रम, ठीक है, और पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंसेस का रस चूसते हैं। फिर पॉइंट में क्या बताया गया है कि रस चूसने के कारण फूल सूखकर गिर जाते हैं, जिससे फल नहीं बनते। और ये कीट हनी ड्यू नामक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं, जिस पर काली फफूंद सूटी मोल्ड उग आती है। इससे पौधे की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रभावित होती है। फिर उसके बाद बताया गया है नींबू का तितली, लेमन बटरफ्लाई। इसके बारे में क्या बताया गया है? वैज्ञानिक नाम इसका दिया गया है, गढ़ दिया गया है, ऑर्डर कुल फैमिली दी गई है और छत प्रकार दिया गया है। तो इसके वैज्ञानिक नाम को बताया गया है कि पेपिलियो डेमोलियस है। क्या है वैज्ञानिक नाम? क्या है लेमन बटरफ्लाई का? पेपिलियो डेमोलियस है। फिर गण क्या है इसका? लेपिडोप्टेरा है। कुल क्या है? पेपिलियो निडी है। और इसकी छत प्रकार कैसा है? इस कीट की इल्लियां कैटरपिलर्स ही फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। फिर दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि शुरुआती अवस्था में इल्लियां पक्षियों की वीट वर्ड ड्रॉपिंग जैसी दिखती हैं। ये पत्तियों को किनारों से खाना शुरू करती हैं और भारी संक्रमण की स्थिति में पूरे पौधे को पत्तियों से रहित डिफोलिएशन कर देती हैं। नर्सरी के छोटे पौधों के लिए यह कीट अत्यंत घातक है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट। इसमें क्या बताया गया है कि आम का तना बेधक मैंगो स्टेम बोरर। तो इसके बारे में क्या बताया? वैज्ञानिक नाम, गण और कुल और छत प्रकार के बारे में बताया गया है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है? बेटोशेरा, ठीक है, बेटोशेरा रुफो माइकुलाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटोशेरा रुफो माइकुलाटा हो जाएगा। फिर इसका गण क्या हो जाएगा? इसका गण हो जाएगा कोलियोप्टेरा और कुल हो जाएगा इसका सेराम्बी सिडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेराम्बी सिडी हो जाएगा। छत प्रकार क्या हो जाएगा इसका? छत प्रकार इसका हो जाएगा इस कीट की गिडार द्रप तने के भीतर सुरंग बनाकर छत पहुंचाती है। गिडार मुख्य तने या टहनियों की छाल के नीचे उत्तकों को खाती हैं, जिससे पौधे में जल और पोषक तत्वों का संचार रुक जाता है। प्रभावित शाखाएं सूखने लगती हैं और तने के छेदकों के लकड़ी का बुरादा फ्रेश बाहर निकलता दिखाई देता है। यदि समय पर उपचार न मिले तो पूरा पेड़ सूखकर मर जाता है या मर सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कृषि के निम्नलिखित नाशक जीवों की छत प्रकृति एवं छत की मात्रा तथा इनके प्रबंधन का वर्णन कीजिए। जिससे पक्षी, माइटस, अष्टपदी और रोडेंटस कुतरने वाले जीव, तो इनके बारे में वर्णन करना है। तो सबसे पहले बताया गया है कि कृषि में कीटों के अलावा अन्य जीव भी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। तो संक्षिप्त विवरण इसका देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि पक्षी बर्ड्स, छत प्रकृति, तोता, गौरैया, कौवा और मैना जैसे पक्षी बुवाई के समय बीजों को खा जाते हैं और पकने के समय दानों जैसे धान, बाजरा, मक्का को नुकसान पहुंचाते हैं। ये फलों को भी ठोंग मारकर खराब कर देते हैं। ये फलों को जो है टोट मार करके उनको खाते हैं और बेकार कर देते हैं उन फलों को। फिर उसके बाद आ जाता है छत की मात्रा। छत की मात्रा यह फसल और क्षेत्र के अनुसार 10% से 40% तक हो सकती है। प्रबंधन में क्या बताया गया है कि यांत्रिक खेत में विजूका स्केरेक्रो खड़ा करना या चमकीले रिबन बांधना। फिर उसके बाद ध्वनि, ड्रम बजाकर या परावर्तक रिबन, रिफ्लेक्टिव रिबन से डराना। सुरक्षा, छोटे नेत्रों या नर्सरी में नायलॉन जाल नेटिंग का उपयोग करना। फिर उसके बाद आ जाता है माइट्स, अष्टपदी, माइट्स, ठीक है, माइट्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि छत प्रकृति, इसकी छत प्रकृति कैसी है? ये सूक्ष्म जीव पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं। प्रभावित पत्तियां पीली या सफेद पड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं और अंत में सूख कर गिर जाती हैं। ये मकड़ी के जाले जैसा जाल भी बनाती है। फिर उसके बाद आ जाता है छत की मात्रा। तो छत की मात्रा कैसी है? छत की मात्रा में बताया गया है कि अत्यधिक संक्रमण में पैदावार में 20 से 50% तक की गिरावट आ सकती है। फिर उसके बाद प्रबंधन में क्या बताया गया है? प्रबंधन में देख लेते हैं जैविक, ठीक है, प्रबंधन में जैविक। तो मित्र कीट प्रेडेटरी माइट्स का संरक्षण करना। फिर रसायन में क्या है? सल्फर 80% WDG या विशिष्ट एसारिसाइड जैसे प्रोपरगाइड, ठीक है, प्रोपरगाइड या एबामेक्टिन का छिड़काव करें। फिर उसके बाद बताया गया कि खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना, क्योंकि शुष्क मौसम में माइट्स बढ़ते रहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है रोडेंटस चूहे,
तो इसमें पहला क्या बताया गया है कि छत प्रकृति। छत प्रकृति में क्या बताया गया है कि चूहे अपनी कुतरने की आदत के कारण फसल को खाने से ज्यादा बर्बाद करते हैं। ये बुवाई के समय, बीज बढ़ते समय तना और कटाई के समय बालियां काटकर अपने बिलों में जमा कर लेते हैं। ये सिंचाई की नालियों और मेढ़ों को भी खोदकर नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है छत की मात्रा। छत की मात्रा, तो इसमें क्या बताया गया है कि भंडारण अनाज और खड़ी फसल में औसतन 5 से 15%, लेकिन कभी कभी यह 50% से अधिक हो सकती है। फिर उसके बाद प्रबंधन में क्या बताया गया है, प्रबंधन में आ जाता है यांत्रिक। तो यांत्रिक में बताया गया है कि चूहों के बिलों को बंद करना, पिंजरों, ट्रैप्स का प्रयोग करना। फिर उसके बाद बताया गया है कि विषैला चारा, वेटिंग, जिंक फास्फोड और जिंक फास्फाइड या ब्रोमेडियोलॉन, ठीक है, ब्रोमेडियोलॉन का प्रयोग चारे के साथ मिलाकर करना। फिर उसके बाद आ जाता है धुआं, ठीक है, फिर क्या आ जाता है धुआं। फिर धुएं में क्या बताया गया है कि बिलों में जहरीली गैस जैसे एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग विशेषज्ञ की सलाह पर करें। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा बैगन के कलगी एवं फल बेधक का प्रबंधन लिखना है, ठीक है, प्रबंधन उसका लिखना है। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि बैगन का कलगी एवं फल बेधक इस फसल का सबसे विनाशकारी कीट है। इसका प्रभावी प्रबंधन नीचे दिया गया है। तो इसका प्रबंधन कैसे दिया गया है, एकीकृत कीट प्रबंधन आईपीएम सांस्कृतिक विधि। तो इसके बारे में क्या बताया, खेत की नियमित निगरानी करें, कीट से प्रभावित मुरझाई हुई टहनियों और छिद्र वाले फलों को तोड़कर जमीन में गहरा दबा दें। फिर उसके बाद पुरानी फसल के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर दें। यांत्रिक एवं भौतिक विधि। तो यांत्रिक एवं भौतिक विधि में क्या बताया गया है कि खेत में फेरोमोन ट्रैप 10 से 12 प्रति हेक्टेयर लगाएं, ताकि नर पतंगों को पकड़कर प्रजनन रोका जा सके। फिर उसके बाद बताया गया है कि लगातार बैंगन की फसल न लेकर फसल चक्र अपनाएं। जैविक विधि में क्या बताया गया है कि शुरुआती अवस्था में नीम के तेल 3000 ppm का 2 से 3 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा, ठीक है, ट्राइकोग्रामा चिलोनियस के कार्ड्स का प्रयोग करें। रासायनिक विधि में क्या बताया गया है कि यदि संक्रमण आर्थिक स्तर 5% से अधिक पार कर जाए तो स्पिनोसाइड 45 SC या क्लोरेंट्रानिलीप्रोल कोराजेन का छिड़काव करें, ठीक है, कोराजेन का छिड़काव करें। सावधानी, इसमें सावधानी कैसे बरतनी है, तो फल तोड़ने के कम से कम 7 से 10 दिन पहले छिड़काव बंद कर दें, ठीक है, 7 से 10 दिन पहले छिड़काव बंद कर दें। फिर उसके बाद बताया गया है कि फल मक्खी की छत प्राकृत लिखिए। तो फल मक्खी की छत प्राकृत के बारे में क्या बताया गया है कि फल मक्खी फ्रूट फ्लाई विशेष रूप से वेक्ट्रोशेरा प्रजाति बागवानी फसलों जैसे आम, अमरूद, संतरा और खरबूज के लिए सबसे गंभीर खतरा है। इसकी छत की प्राकृतिक निम्नलिखित है। छत की प्राकृतिक नेचर ऑफ डैमेज। तो इसमें क्या बताया गया है कि अंडा देना। तो अंडा देने में क्या बताया गया है कि मादा मक्खी अपने नुकीले ओविपोसिटर से अर्ध पके फलों की त्वचा के नीचे अंडा देती हैं। इससे फल की सतह पर एक छोटा सा गहरा धब्बा या छेद दिखाई देता है, जहां से गोंद जैसा पदार्थ निकल सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा। इसमें क्या बताया गया है कि आंतरिक छत में क्या बताया गया है कि अंडों से निकलने वाले मैगट्स सफेद सूढ़ियां फल के गुदे को अंदर खाना शुरू कर देते हैं। फिर द्वितीयक संक्रमण में क्या बताया गया है कि कीट के संक्रमण वाली जगह पर जीवाणु और फफूंद पनपने लगते हैं, जिससे फल अंदर से सड़ने लगते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है फल का गिरना। प्रभावित फल समय से पहले पक जाते हैं, बदरंग हो जाते हैं और अंततः पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। ऐसे फल खाने या बेचने योग्य नहीं रह जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि चावल की सुरसुरी तथा खपड़ा भ्रंग के छत के लक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या बताया कि चावल की सुरसुरी, राइस वीविल और खपरा बीटल दोनों ही भंडारित अनाज के प्रमुख प्राथमिक कीट हैं, लेकिन इनके क्षति पहुंचाने के लक्षण काफी भिन्न होते हैं। तो उसके बाद आ जाता है चावल की सुरसुरी बनाम खपरा भ्रंग क्षति के में अंतर, ठीक है। तो इनमें जो है अंतर बताया गया है। लक्षण आ जाता है इसमें सबसे पहले लक्षण में क्या आ जाता है, चावल की सुरसुरी, ठीक है, और खपड़ा भ्रंग इधर आ जाता है और छत की अवस्था आ जाती है। लक्षण, ठीक है, छत की अवस्था आ जाती है।
तो क्षतिकारी अवस्था, वयस्क और ग्रेव दोनों ही अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। केवल ग्रेव ही नुकसान पहुंचाता है, वयस्क कीट भोजन नहीं करते हैं। खपड़ा भृंग में। और फिर क्षति का तरीका, यह दाने के भीतर छेद करके उसे अंदर से खोखला कर देता है। और खपड़ा भृंग में यह दाने को बाहर से खुरच कर खाता है और अक्सर भ्रूण एम्ब्रियो वाले हिस्से को नष्ट कर देता है। फिर छिद्र का प्रकार, तो इसमें क्या बताया गया कि ये क्या है, चावल की सुरसुरी। चावल की सुरसुरी में क्या बताया गया कि दोनों पर स्पष्ट गोल निकासी छिद्र दिखाई देते हैं। और इसमें बताया गया कि दानों पर कोई निश्चित आकार के छेद नहीं होते हैं, बल्कि दाना बदरंग और पाउडर जैसा हो जाता है। फिर उसके बाद अपशिष्ट के बारे में क्या बताया, दानों के साथ बहुत बारीक पाउडर या आटा जैसा पदार्थ मिलता है। और इसमें बताया गया कि अनाज के ढेर में कीट की त्यागी गई त्वचा, कास्ट स्किन्स और बाल बहुतायत में मिलते हैं। फिर प्रवेश क्षमता में क्या बताया गया है कि यह स्वस्थ और साबुत दानों के भीतर आसानी से प्रवेश कर जाता है। यह अक्सर दानों में बाहरी हिस्सों को अधिक नुकसान पहुंचाता है और ढेर की ऊपरी सतह पर अधिक सक्रिय रहता है। फिर उसके बाद आ जाता है 9वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कीटों का वैज्ञानिक नाम, गण तथा कुल लिखिए। गन्ने की श्वेत मक्खी, चने का फली वेदक। तो इसमें बताया गया कि इन प्रमुख नाशक कीटों का वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्नलिखित है। कैसे है, गन्ने की श्वेत मक्खी, शुगरकेन व्हाइट फ्लाई, तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम दिया गया है, गण दिया गया है और कुल फैमिली दी गई है। तो वैज्ञानिक नाम में इसका आ जाता है एल्यूरोलोवस वरुंडेंसिस, और गण इसका हो जाता है हेमिप्टेरा, कुल हो जाता है एल्यूरोडिडी। ठीक है, एल्यूरोडिडी। फिर उसके बाद आ जाता है, इसमें पूछा गया है, बताया गया है, क्षति की संक्षिप्त प्रकृति बताई गई है। इसमें क्या बताया गया है कि इससे शिशु गन्ने की पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं और जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फसल की बढ़वार रुक जाती है। फिर उसके बाद बताया गया है कि चने का फलीवेदक ग्राम पोर्ड बोरर, तो इसमें क्या बताया वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम बताया गया। वैज्ञानिक नाम में क्या आ जाता है, हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा। फिर गण में क्या आ जाता है, लेपिडोप्टेरा आ जाता है। कुल क्या आ जाता है, फैमिलीज का आ जाता है नोक्टुइडी हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है क्षति की संक्षिप्त प्रकृति। ठीक है, क्षति की संक्षिप्त प्रकृति, तो इसमें क्या बताया गया, यह कीट चने की फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। इसकी इल्लियां लार्वा पहले कोमल पत्तियों को खाती हैं और फिर बाद में फलियों में छेद करके भीतर के दानों को खा जाती हैं। खाते समय इल्ली का आधा शरीर फली के बाहर और आधा भीतर रहता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि राइट इन ब्रीफ द लाइफ साइकिल ऑफ खरीफ ग्रास हॉपर, खरीफ के टिड्डे के जीवन चक्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि खरीफ का टिड्डा धान, मक्का और बाजरा जैसी फसलों का प्रमुख शत्रु है। इसका जीवन चक्र अपूर्ण कायांतरण का उदाहरण है, जिसमें केवल 3 अवस्थाएं होती हैं। जिसमें पहली अवस्था आ जाती है जीवन चक्र की अवस्था, अंडा। मादा टिड्डा वर्षा ऋतु के अंत में अक्टूबर-नवंबर मेढ़ों या ऊंचे स्थानों की मिट्टी में 5 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर अंडों के गुच्छे देती है। ये अंडे लगभग 8 से 10 महीने तक सुप्तावस्था, ठीक है, डाइपॉज में रहते हैं और अगली मानसूनी बारिश जून जुलाई पर फूटते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है शिशु, ठीक है, शिशु अवस्था। तो इसमें क्या बताया गया कि अंडों से निकलने वाले नन्हे शिशु वयस्क जैसे ही दिखते हैं, लेकिन आकार में छोटे और पंखहीन होते हैं। ये तुरंत कोमल पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। शिशु अवस्था लगभग 5 से 8 सप्ताह की होती है, जिसके दौरान ये 5 से 6 बार त्वचा निर्मोचन मोल्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद वयस्क के बारे में बताया गया है, एडल्ट अवस्था या वयस्क अवस्था। इसमें बताया गया है कि पूरी तरह विकसित होने पर टिड्डा हरे या भूरे रंग का होता है। इनके सिर के पीछे गर्दन पर काली धारियां होती हैं। वयस्क कीट तीव्र गति से पत्तियों को खाते हैं और प्रजनन के बाद अंडे देकर मर जाते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी, यह कीट साल भर में केवल एक ही पीढ़ी जनरेशन पूरी करती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि खाद्यान्नों को भंडारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न भंडारण संरचनाओं के नाम लिखिए तथा उनमें से किसी एक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसमें बताया गया कि खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए ग्रामीण और आधुनिक स्तर पर विभिन्न संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद बताया गया भंडारण संरचनाओं के नाम। तो पहला आ जाता है पारंपरिक संरचनाएं, मिट्टी की कोठियां, बुखारी कनाज, कच्ची कोठार और बांस की बनी संरचनाएं। फिर दूसरा आ जाता है उन्नत आधुनिक संरचनाएं, धातु के ड्रम, पूषा, कोठार, HAU कोठार और साइलो। फिर उसके बाद आ जाता है किसी एक वर्णन, पूषा कोठार, पूषा बिन। तो इसमें बताया गया पूषा कोठार भारतीय
कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा विकसित एक उन्नत भंडारण संरचना है। बनावट, यह मिट्टी और कच्ची ईंटों से बनी हुई होती है। दोहरी दीवार वाली संरचना होती है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि दोनों दीवारों के बीच पॉलीथीन की चादर का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद बताया विशेषता के बारे में। विशेषता में बताया गया है कि पॉलीथीन की परत इसे नमीरोधी और वायुरुद्ध एयर टाइट बनाती है, जिससे बाहर की नमी और हवा अंदर नहीं जा पाती है। ठीक है, और जा पाती है। फिर उसके बाद लाभ के बारे में बताया गया है। लाभ में क्या बताया गया है कि हवा की कमी के कारण अनाज में कीट नहीं पनप पाते हैं और अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। यह चूहों से भी सुरक्षा प्रदान करती है और बनाने में सस्ती रहती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि FCI का पूरा नाम लिखिए तथा FCI के कार्य भी लिखिए। FCI का पूरा नाम क्या है? FCI का पूरा नाम है भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। FCI का पूरा नाम क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में की गई थी। फिर उसके बाद बताया गया है कि FCI की मुख्य कार्य खाद्यान्नों की खरीद। ठीक है, तो इसकी खरीद में क्या बताया गया है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए FCI न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खाद्यान्नों मुख्यतः गेहूं और चावल की खरीद सुनिश्चित करता है। फिर उसके बाद आ जाता है भंडारण अर्थात स्टोरेज। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि खरीदे गए अनाज को वैज्ञानिक तरीके से आधुनिक गोदामों और साइलों में सुरक्षित रखना, ताकि कीटों और नमी से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। फिर उसके बाद आ जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें क्या बताया गया? PDS। तो इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज को देश के विभिन्न राज्यों के डिपो तक पहुंचाना, ताकि गरीब परिवारों को रियायती दरों पर राशन मिल सके। फिर उसके बाद आ जाता है बफर स्टॉक। तो इसमें क्या बताया गया है कि आपातकालीन स्थिति जैसे अकाल या युद्ध और बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के लिए पर्याप्त अनाज का सुरक्षित भंडारण बनाए रखना। फिर उसके बाद आ जाता है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या बताया गया कि FCI भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रीढ़ है, जो उत्पादन और उपभोग के बीच सेतु का कार्य करती है। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन C हमारा। तो सेक्शन C में क्या बताया गया है? तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है खरीफ के टिड्डे के जीवन चक्र में एक वर्ष में कितनी पीढ़ियां पाई जाती हैं। तो इसके बारे में बताया गया कि खरीफ के टिड्डे हेटेरोग्लाइफस नाइट्रोप्लेटस के जीवन चक्र में एक वर्ष में केवल एक पीढ़ी पाई जाती है। इसके अंडे मिट्टी के लगभग 8 से 10 महीने तक सुसुप्तावस्था या डिपॉज में रहते हैं और केवल मानसून की पहली बारिश के बाद ही फूटते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया? फल मक्खी की कोशावस्था का स्थान लिखिए। तो इसमें बताया गया कि फल मक्खी फ्रूट फ्लाई की कोशावस्था पपेशन मुख्य रूप से मिट्टी में संपन्न होती है। फिर जब मैगट लार्वा पूरी तरह विकसित हो जाता है, वह फल से बाहर निकलकर जमीन पर गिर जाती है और मिट्टी में 2 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर जाकर प्यूपा में बदल जाती है। फिर उसके बाद बताया गया है कि आम का फुंगा के नर में किस तरह का रूपांतरण पाया जाता है। इसमें बताया गया है कि आम के मैंगो मेलीबग के नर में पूर्ण रूपांतरण कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसके जीवन चक्र में चार अवस्थाएं अंडा, शिशु, नाइम्फ, प्यूपा और वयस्क होती है। विशेष बात यह है कि मादा में प्यूपा अवस्था नहीं होती है, लेकिन नर में वयस्क बनने से पहले प्यूपा अवस्था पाई जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया तितली के जीवन चक्र में पाई जाने वाली विकास की विभिन्न अवस्थाएं लिखिए, यह बताइए। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि तितली के जीवन चक्र में पूर्ण रूपांतरण कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, जिससे विकास के निम्नलिखित 4 मुख्य अवस्थाएं होती है। तो कौन सी होती है? अंडा, लार्वा और प्यूपा, वयस्क। तो अंडा में क्या बताया गया है कि मादा द्वारा पत्तियों पर दिए जाते हैं। लार्वा कैटरपिलर, तो इनके बारे में क्या बताया गया है कि यह सक्रिय रूप से पत्तियां खाकर तेजी से बढ़ता है। प्यूपा के बारे में क्या बताया गया है? प्यूपा क्राइसेलिस, तो इसके बारे में बताया गया है कि यह एक निष्क्रिय अवस्था है जिसमें शरीर का पुनर्गठन होता है। फिर वयस्क में बताया गया एडल्ट बटरफ्लाई में क्या बताया गया है? यह पंख वाली सुंदर तितली। ठीक है, पंख वाली सुंदर तितली। तो उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि धान के गंधी कीट का वैज्ञानिक नाम लिखिए। धान के गंधी कीट का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि धान के गंधी कीट या राइस गंधी बीड्स का वैज्ञानिक नाम लेप्टोकोरिशा वारिकॉर्निश है। फिर इसे कुछ क्षेत्रों में लेप्टोकोरिशा एकोटा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेप्टोकोरिटस कोरियस एकोटा के नाम से भी जाना जाता है। यह कीट अपनी विशेष दुर्गंध के कारण पहचाना जाता है और धान की दुग्धावस्था मिल्की स्टेज में दानों का रस चूसकर भारी नुकसान पहुंचाते हैं।
तो आप लोग इतनी देर तक रुके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस PDF को पाने के लिए आपको कमेंट करना है, और कमेंट करने के बाद आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।